हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक शाम मीरा के सर में दर्द होने के कारण वो अपनी माँ सुमन से बोलती है। माँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, कोई दवाई है क्या? हर चीज के लिए दवाई खाना सही नहीं होता बेटा। मैं तेरे सर में तेल लगा देती हूँ, चल बैठ जा। ठीक है माँ। सुमन मीरा के सर में ऑयल लगाने लगती है, जिसके कुछ ही देर में मीरा के सर का दर्द ठीक हो जाता है और वो अपने बालों में ऑयलिंग करवाते हुए बोलती है। वाह माँ, आपके हाथों में तो जादू है। वैसे माँ, आपका कोई सपना रहा है, लाइक कोई ऐसा काम जो आप करना चाहती हो हमेशा से, या कोई जगह जो आपको घूमनी हो? क्यों, आज अचानक क्या हो गया? क्यों पूछ रही है ये बात? अरे माँ, पढ़ाई के कारण आपसे बात करने का टाइम ही कहाँ मिलता है। आज मिला है तो पूछ लिया। अच्छा, चल बताती हूँ। मैं हमेशा से शिमला घूमना चाहती थी। हमारी शादी के बाद तेरे पिताजी मुझे लेकर भी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही एक्सीडेंट में वो चल बसे। हमारी शादी को साल ही हुआ था, तू मेरे पेट में थी। बस उनके जाने के बाद मेरा सपना सपना ही रह गया। पर माँ, आप बाद में भी तो जा सकती थी। बेटा, उस हादसे के बाद एक छोटी सी बच्ची को लेकर शिमला ले जाने से ज्यादा जरूरी था उस बच्ची को पढ़ाना लिखाना और अपने पैरों पर खड़ा करना। सपनों और ख्वाहिशों का क्या है, वो तो बने ही अधूरे होने के लिए होते हैं। अच्छा माँ, हो गया मेरा सर दर्द ठीक। अब आप बस करो, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। मेरे फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, उनकी तैयारी भी करनी है। हाँ, जा पढ़ाई कर। तेरे सपने मेरी तरह अधूरे नहीं रहने चाहिए। मीरा अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगती है, लेकिन उसके मन में अभी भी अपनी माँ की बातें घर कर लेती है, जिनको सोचते हुए वो बोलती है। माँ का सपना है शिमला घूमने का, और वो कभी जा भी नहीं पाई क्योंकि उनके ऊपर मेरी जिम्मेदारी थी। सच में माँ बाप बच्चों की जिम्मेदारी को उठाते उठाते खुद की ख्वाहिशों का गला घोट देते हैं, लेकिन अब नहीं। मैं करूँगी अपनी माँ के सपने को पूरा। लास्ट ईयर है कॉलेज का, अच्छे नंबर से पास होना है ताकि कॉलेज में आने वाली कंपनी जो इंटरव्यू लेंगी उनमें मैं पास हो जाऊँ। सुमन का सपना था शिमला का टूर करने का, तो अब मीरा का सपना था कि वो अपनी माँ के सपने को पूरा करे, जिसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करती है। कॉलेज में एक भी क्लास मिस नहीं करती और एक्स्ट्रा टाइम होने पर वो लाइब्रेरी में पढ़ती है। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने कॉलेज लाइब्रेरी की तरफ जा रही होती है, तो उसके दो दोस्त मोना और कुणाल उसको रोकते हुए बोलते हैं। अरे यार, मीरा कहाँ भागी जा रही है? मैं देख रही हूँ 2 हफ्तों से तू कॉलेज आकर भी नजर नहीं आती। रहती कहाँ है? यार, एग्जाम है अगले हफ्ते से, उसी की तैयारी के लिए लाइब्रेरी जाती हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन दोस्तों के साथ भी वक्त गुजारना चाहिए ना मीरा। दोस्तों के साथ पूरी जिंदगी वक्त मिल जाएगा, लेकिन जो इस वक्त मेरा सपना है उसको पूरा करने के लिए बाद में समय मिले ना मिले किसे पता है। इसलिए मैं चलती हूँ, बाद में मिलूंगी तुम दोनों से। मीरा वहाँ से लाइब्रेरी के लिए निकल जाती है और उसकी बातों को सुनकर कुणाल मोना से बोलता है। यार मोना, आखिर ऐसा कौन सा सपना है इसका जिसके लिए इसने 2 हफ्ते में ही खुद को इतना जुनूनी बना लिया? भगवान जाने, होगा कोई फिजूल सा सपना, जैसे आजकल के बच्चों के होते हैं। ज्यादा पढ़ेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, बढ़िया नौकरी करेंगे और ऐश की जिंदगी जिएंगे। नहीं, मीरा ऐसी तो नहीं है। ना जाने कौन सा सपना है इसका, जानना तो पड़ेगा। आखिर प्यार किया है मैंने उससे, उसके सपने को पूरा करने में अगर कोई मदद कर पाया तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा। कुणाल मीरा से प्यार करता था, इसीलिए वो भी उसके सपने के बारे में जानना चाहता था, लेकिन कहीं से भी उसको कुछ पता नहीं चलता और ऐसे ही समय गुजरता है। मीरा के एग्जाम बहुत अच्छे होते हैं। एग्जाम के बाद जब उसके कॉलेज में बड़ी बड़ी कंपनीज इंटरव्यू के लिए आती है, तो मीरा के गुड एटीट्यूड और अच्छे मार्क्स के कारण उसको एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाती है, जिसकी खुशी मनाते हुए वो घर जाकर अपनी माँ से बोलती है। माँ माँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने सपने के 1 महीने दूर हूँ। अरे हुआ क्या बेटा? माँ, मुझे जॉब मिल गई, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। अब हमारे सभी सपने पूरे होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरी बच्ची। हमेशा खुश रह और ऐसे ही तरक्की करती रह। मैं कुछ मीठा बनाती हूँ तेरे लिए। सुमन कुछ मीठा बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और उसके जाने के बाद मीरा खुद से बोलती है। माँ को अगले महीने शिमला लेकर जाऊंगी। फाइनली उनका शिमला जाने का सपना पूरा होगा। इसी के लिए तो मैंने इतनी मेहनत की। मैं और माँ शिमला घूमेंगे। मीरा बहुत खुश थी, लेकिन उसकी ये बात उसके दरवाजे पर खड़ा कुणाल सुन लेता है, जो खुद से बोलता है। अच्छा, तो ये था मीरा का सपना।
आंटी को शिमला दिखाने का। फिर तो मैं भी जाऊंगा इनके साथ शिमला। आखिर अपने होने वाली सासू माँ को पटाने का मौका भी मिल जाएगा। अगले 1 महीने मीरा मन लगाकर काम करती है और जब उसको पहले महीने की सैलरी मिलती है तो वो बेहद खुश होती है और ऑफिस से 5 दिन की छुट्टी लेकर अपनी माँ से बोलती है, माँ तैयारी कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। क्या मतलब? कहाँ घूमने जा रहे हैं और ऐसे अचानक? माँ हम परसों शिमला जाएंगे आपके ड्रीम प्लेस पर घूमने 3 दिन के लिए, और उससे पहले हम कल शॉपिंग करेंगे, वहाँ के अकॉर्डिंग कपड़े लेंगे। पर बेटा अभी अभी तेरी नौकरी लगी है और इतने पैसे नहीं है हमारे पास। माँ आपके सपनों से महंगा कुछ नहीं है और पैसों की चिंता मत करो, एक सैलरी में हम आराम से घूम कर आ सकते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है शिमला का टूर। मीरा अगले दिन अपनी माँ के साथ शॉपिंग पर जाती है और शिमला के हिसाब से अपने और अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदती है। शाम होने पर दोनों माँ बेटी पैकिंग को पूरा करते हैं और अगली सुबह वो ट्रेन से शिमला जाने के लिए स्टेशन पर पहुँचते हैं, जहाँ उनसे कुणाल टकराता है, जो मीरा को देखकर बोलता है, अरे मीरा, तुम शिमला जा रही हो? हाँ माँ को घुमाने। और तुम? मैं भी शिमला घूमने जा रहा था, कोई मिला नहीं साथ तो अकेले चल दिया। तो बेटा हमारे साथ चलो, साथ में घूमेंगे। सच में आंटी? चलिए फिर बैठिए ट्रेन में, मैं और मीरा आपको शिमला की सैर करवाते हैं। कुणाल मीरा का सामान भी उठाकर ट्रेन में रखता है और फिर तीनों साथ में शिमला पहुंचते हैं और एक ही होटल में रुकते हैं। कुणाल शिमला पहले आया हुआ था, इसीलिए वो शिमला की हर फेमस जगह पर मीरा और सुमन को लेकर जाता है और घुमाता है। साथ ही तीनों बर्फ में बहुत मजे करते हैं। शाम होने पर होटल के बाहर हो रहे बॉनफायर का मजा लेते हैं। सुमन बहुत खुश थी, वो वहाँ मौजूद लोगों के साथ नाचने लगती है और ये देखकर मीरा कुणाल से बोलती है, पता है कुणाल, जिंदगी में कितने भी टूर कर लो, अकेले या दोस्तों के साथ, लेकिन जो सुकून माँ बाप के साथ घूमने में आता है वो कहीं नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी माँ ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं उनकी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर पाई। तुम एक बहुत अच्छी बेटी साबित हुई हो। ऐसी जगह लोग अक्सर अपने दोस्तों और लवर्स के साथ आते हैं, लेकिन तुमने अपनी माँ को चुना। सच में तुम बहुत अच्छी हो। वैसे मेरे मन में एक बात है, कहो तो बोलूं? हाँ हाँ बोलो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मीरा, और आगे की जिंदगी में तुम्हारे हर सपने में तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ। कुणाल वहीं सबके सामने घुटनों के बल बैठकर मीरा को प्रपोज करते हुए बोलता है, विल यू मैरी मी मीरा? देखो हाँ कर दोगी तो सासू माँ भी यही है, आशीर्वाद भी ले लूंगा। पागल हो तुम। मीरा बेटा हाँ कर दे, मेरे हिसाब से तो कुणाल ही तेरे लिए अच्छा लड़का रहेगा। वैसे भी अभी तूने मेरी एक ख्वाहिश पूरी करी है, दूसरी ख्वाहिश मेरी ये है कि मेरे जीते जी तेरी शादी हो जाए। माँ ऐसी बातें मत करो। ओहो सासू माँ, अभी तो आपको अपने नाती नातिनों की शादी देखनी है, और मीरा तुम, मेरे घुटने छिल जाएंगे, जल्दी हाँ करो। अरे बाबा हाँ उठो अब तुम। शिमला का टूर मीरा के लिए यादगार बन जाता है। एक तरफ वो अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करती है और दूसरी तरफ उसको एक लविंग केयरिंग पार्टनर मिल जाता है। सारा अपने हाथों में जलती हुई मोमबत्ती लेकर चर्च में गॉड के सामने खड़ी थी। उसके बगल में उसका पति जॉन भी था। दोनों अपनी आंखें बंद करके सर को झुकाए विश कर रहे थे। तभी अचानक ही सारा की जुल्फे आग की लपटों में आ जाती है और वो चिल्लाने लगती है। जॉन उसके सर पर थप्पड़ों की बरसात करते हुए बोलता है, ये कैसे हो गया? मैं अभी इस आग को बुझाता हूँ। कोई मुझे बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे पफ में आग लग गई, कोई मेरी हेल्प करो, मेरा सर जल जाएगा। जॉन के काफी कोशिशों के बाद उसके बालों में लगी हुई आग बुझ जाती है, लेकिन सारा के सर के आगे के बाल जलकर खराब हो जाते हैं। सारा उदास होकर बोलती है, ओह गॉड, व्हाई इट्स हैपेंड विद मी? डोंट वरी, ये तो ठीक हुआ कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारे सिर के आगे के ही बाल जले हैं, वरना आग और भी ज्यादा फैल सकती थी। लेकिन क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारी जान बच गई? ऐसी बात नहीं है, मैं आधी टकली दिख रही होंगी ना, मेरे बालों में पफ नहीं बन पाएगा, मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल। ओह माय गॉड। पहले घर चलो, खुद ही देख लेना अपने आप को आईने में। जॉन और सारा घर जाकर सोफे पर बैठते हैं और तभी जॉन उसे बोलता है, थक गए यार, जरा एक गिलास पानी तो पिला दो। रुको, मैं फ्रेश होकर चाय पानी दोनों लेकर आती हूँ। ओके बेबी।
सारा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर अपने आप को शीशे में देखकर वो चिल्ला पड़ती है। उसकी चीख सुनकर जॉन भी वहाँ आता है। सारा को अपना रूप निखारने का बड़ा ही शौक था। वो हमेशा शीशे के सामने बैठकर घंटों अपना मेकअप किया करती थी। एक दिन कॉलेज की फेयरवेल पार्टी के लिए उसे तैयार होना था, जिसमें उसने रेड कलर का गाउन और पार्लर से बालों का पफ वाला हेयर स्टाइल बनवाया था, जिसे देखकर उसकी फ्रेंड मुस्कान, चिराग और आजाद बोलते हैं, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है इस प्रिटी ड्रेस में, और तेरा ये पफ वाला बालों का स्टाइल तो गजब लग रहा है। गजब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे काली सी भैंस को लाल लहंगे में लपेटकर सिर पर एक गोबर का बना उपला रख दिया हो। क्या गजब बेइज्जती है। क्या बोला तूने? दोबारा बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ये पफ वाला हेयर स्टाइल है ना, मेरा फेवरेट है। अगर इसके बारे में कुछ कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मुंह तोड़ देगी? तेरा पफ और हाई हील्स की हाइट्स मिलाकर भी तू हमारे कंधे तक ही पहुंच पाएगी, और बात करती है मुंह तोड़ने की। वो ख्वाहिश अगले जन्म में पूरी कर लियो तू। चुप करो तुम दोनों। तुम्हें क्या पता लड़कियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाने में भी, और ये तो फिर भी मॉडर्न स्टाइल है। सिंपल जैसे स्ट्रक्चर, मेरा मतलब है पफ की मीनार को बनाने में मेहनत लगती है। बकवास। चल भाई, अब यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो ये लड़कियाँ पफ हेयर स्टाइल पर पूरा का पूरा ग्रंथ लिख सकती हैं। चलते हैं पफ वाली मैडम जी। निकलो फटाफट। सारा, मुस्कान, आजाद और चिराग के साथ डांसिंग हॉल में दोबारा मिलती है। सब डांस करने में बहुत मगन हो जाते हैं। तभी चिराग के शर्ट के बटन में सारा के बाल फंस जाते हैं और उसका पफ बिगड़ जाता है। उसके बाल फंसने पर उसे दर्द होता है और वो गुस्से में बोलती है, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरे बाल, मेरा पफ कहीं खराब ना हो जाए। अरे रुक तो, सब्र रखेगी थोड़ा। चिराग उसके बालों को अपने शर्ट के बटन से निकाल देता है, लेकिन सारा के पफ का सारा हेयर स्टाइल खराब हो जाता है, जिसे देखकर सारा गुस्से में आग बबूला हो जाती है और चिराग को थप्पड़ मारते हुए गुस्से में बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हेयर स्टाइल खराब करने की? तमीज बेचकर खा गए हो क्या? आई एम सॉरी सारा, अगर बुरा लगा तुझे। चिराग को सॉरी बोलता देख आजाद और मुस्कान बोलते हैं, अरे सिर्फ हेयर स्टाइल ही तो बिगड़ा था, उसमें थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? सारा, मजाक तक सब ठीक लगता है, लेकिन तूने जो किया ठीक नहीं किया। इस इंसान ने मेरा पफ हेयर स्टाइल खराब कर दिया। तुझे पता है ना कितने महंगे सैलून में जाकर मैंने ये हेयर स्टाइल सेट करवाया था। तू और तेरा पफ दोनों की पहुंच हम लोगों से बाहर है। चलो तुम दोनों, हमें इसके साथ नहीं रहना। तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सारा भी अपने घर के लिए निकल जाती है और कॉस्मेटिक की शॉप से पफ बनाने वाले बम्पिट खरीदने लगती है। बम्पिट को अपने सर पर लगाकर वो शीशे में देखते हुए अपने आप से बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। इससे तो मेरा पफ और भी ऊंचा दिखेगा। इसे मैं अभी के अभी खरीद लेती हूँ। पता नहीं ये अब तक मुझे क्यों नहीं मिला। सारा अपने हाथों में बम्पिट लेकर दुकान वाले के पास जाती है, जिसे देखकर दुकानदार बोलता है, हाँ जी मैडम, आपने कौन सा पीस सेलेक्ट किया है? ये पफ बनाने का बम्पिट कितने का है? सिंगल पीस आपको 100 रुपए का पड़ेगा, और अगर आप इसके साइज के हिसाब से खरीदना चाहती हैं, तो हमारे पास वो भी अवेलेबल है। कहिए तो दिखाऊं? नहीं नहीं, पहले मैं एक ही लेकर जाऊंगी, फिर और खरीदूंगी। पहले मैं इसे लगाकर देखूंगी कि कैसा बनता है मेरा पफ। लाइए मैडम, मैं इसको पैक कर देता हूँ। सारा दुकानदार से बम्पिट लेकर घर आती है और अपनी माँ सुरभि को उसके बारे में बताती है। वो फटाफट सुरभि के सर पर बम्पिट की मदद से एक खूबसूरत सा पफ बनाकर सुरभि को शीशे में दिखाती है, जिसे देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे वाह, ये तो सच में बढ़िया है, काफी सुंदर लग रहा है हेयर स्टाइल। है ना मस्त? अब निकालो इसे अपने बालों से, मैं ट्राई करती हूँ। रहने देना मेरे बालों में एक दिन, तू कल बना लियो। अरे मैंने उंगली पकड़ाई थी, आपने तो पूरा हाथ ही झपट लिया। ठीक है, मैं आपके लिए भी ले आऊंगी कल, लेकिन अभी तो मुझे ये दे दीजिए। इतना बोलकर सारा वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों बाद उसके लिए जॉन नाम के लड़के का रिश्ता आता है। सारा उसको देखकर इम्प्रेस हो जाती है और जॉन को भी सारा बहुत पसंद आती है। और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी का दिन आता है।
शादी की रात दुल्हन के जोड़े में सजते हुए सारा अपनी मेकअप आर्टिस्ट को पफ वाला हेयर स्टाइल बनाने की कहती है। मेकअप आर्टिस्ट उसके पफ के साथ साथ उसके जोड़े में गुलाब के फूलों का इस्तेमाल करके उसे सजा देती है। सारा के तैयार होने के बाद उसे उसकी सहेलियां मंडप में ले जाते हुए बोलती है, लुकिंग सो ब्यूटीफुल माय डियर। तेरे पर्फ हेयर स्टाइल ने तो तेरा मुखमंडल ऐसे सजा दिया है जैसे कि तू परियों की रानी हो, नजर ना लगे तुझे मेरी। बस कर अब, घी पनीर मक्खन चीज सब मेरे पफ पर ही उड़ेलेगी क्या? चल चल, अब मुझे मंडप में भी बैठने दे या वहाँ भी मेरे साथ ही बैठेगी। ना रे, मैं तो जीजू को लेकर ही फरार हो जाऊंगी। सारा मंडप में आकर बैठ जाती है और जॉन के साथ शादी कर लेती है। शादी के कुछ दिनों बाद सारा अपने हाथों में जलती हुई मोमबत्ती लेकर चर्च में गॉड के सामने खड़ी थी। उसके बगल में उसका पति जॉन भी था। दोनों अपनी आंखें बंद करके सर को झुकाए विश कर रहे थे। तभी अचानक ही सारा की जुल्फे आग की लपटों में आ जाती है और वो चिल्लाने लगती है। जॉन के काफी कोशिशों के बाद उसके बालों में लगी हुई आग बुझ जाती है, लेकिन सारा के सर के आगे के बाल जलकर खराब हो जाते हैं। सारा उदास होकर बोलती है, ओह गॉड, व्हाई इट्स हैपेंड विद मी? डोंट वरी, ये तो ठीक हुआ कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सिर्फ तुम्हारे सिर के आगे के ही बाल जले हैं, वरना आग और भी ज्यादा फैल सकती थी। लेकिन क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारी जान बच गई? जॉन के बहुत समझाने पर सारा को उसकी बात समझ आती है। एकता हॉल में बैठकर संतरे खाते हुए टीवी देख रही थी और कुछ ही देर में टीवी देखते देखते उसकी आंख लग जाती है और वो वहीं सोफे पर बैठे बैठे सो जाती है। कुछ समय बाद नितिका बाजार से सब्जियां लेकर आती है तो देखती है कि हॉल के फर्श और टेबल पर इधर उधर संतरे के छिलके फैले हुए हैं और एकता अजीब तरह से सोफे पर पसरी हुई खर्राटे मार रही है। तभी नितिका बोलती है, क्या हाल बनाया हुआ है घर का? कैसे सोफे पे पड़ी खराटे ले रही है महारानी? लगता है आज तो इसकी नींद का सत्यानाश करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर नितिका थैले को जमीन पर रखकर साड़ी के पल्लू को कमर में बांधते हुए साइड में पड़ी हुई झाड़ू को पकड़ती है और एकता के पास जाकर झाड़ू से उसकी जमकर सुताई करती है। 3-4 झाड़ू पड़ते ही एकता अचानक से अपनी पीठ खुजाते हुए जागती है और दर्द भरी आवाज में खुजाते हुए बोलती है, अरे मार डाला रे, कौन सी आत्मा चढ़ गई तुझ पर जो तूने झाड़ू माई बनकर मुझे सूट डाला? घर का काम तो तुझसे होता नहीं है। मैं जरा मार्केट क्या चली गई, तू सोफे पे पड़ी पड़ी खराटे ले रही है। मैं तेरे को छोड़ेगी नहीं क्या? ये दूसरी झाड़ू कहाँ है रे बाबा? इतना कहकर वो इधर उधर देखने लगती है और पास पड़ी सीख वाली झाड़ू उठाकर नितिका से 2-2 हाथ करने लगती है और दोनों ही सौतने सोफे पर चढ़कर तबीयत से एक दूसरे को सूतने लगती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों आखिर ऐसा क्यों कर रही है। ये जानने के लिए चलिए हम कुछ समय पीछे चलते हैं। नितिका और शिखर की शादी उनके पेरेंट्स की मर्जी से हुई थी, फिर भी वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। कुछ ही समय पहले वो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए थे, जहां उसके पड़ोस में एकता नाम की एक मराठी लड़की रहती थी। एक दिन जब एकता अपनी बालकनी में खड़ी होकर बाल सुखा रही थी, तभी शिखर भी अपनी बालकनी में खड़ा होकर चाय पी रहा था। तभी एकता की नजर शिखर पर जाती है और उसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है और वो खुद से बोलती है, अइगो, मेरी सुबह इतनी छान होगी, मेरे को तो यकीन च नहीं हो रहा। ये कितना हैंडसम है रे, लगता है कोई नया रहने को आया है। चल कुछ मांगने के बहाने इसको करीब से देख कर आती है। वो इतना बोलती ही है कि तभी शिखर की नजर भी उस पर पड़ती है और वो भी उसे देखता रह जाता है और एकता शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। और तभी शिखर खुद से बोलता है, ये क्या था? जब तक वो गई नहीं मैं उसे ऐसे क्यों देख रहा था? शिखर कंट्रोल यार, इस माया नगरी की लड़कियां खतरनाक हो सकती हैं। शाम के समय उसके घर की डोरबेल बजती है और वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। तभी नितिका वहाँ आकर दरवाजा खोल देती है और देखती है तो सामने एकता खड़ी है और वो बोलती है, वो मैं एकता,
आपके सामने वाले घर में रहती हूँ, तो पड़ोसी होने के नाते थोड़ी चीनी मांगने को आई, मिलेगा क्या? क्यों नहीं एकता, पहले अंदर तो आओ। शिखर, आप जरा किचन से चीनी ले आइए। हाँ क्यों नहीं। इतना बोलकर वो किचन में चला जाता है और दोनों बैठकर बातें करने लगती है। कुछ ही देर में शिखर एक कटोरी में चीनी लेकर आता है और एकता के हाथ में देता है। तभी दोनों के हाथ एक दूसरे को टच करते हैं और दोनों एक दूसरे को फिर से देखने लगते हैं। तभी नितिका बोलती है, तुम दोनों के हाथ आपस में चिपक तो नहीं गए? शिखर, चीनी दे दी हो तो जरा हाथ छोड़ दीजिए। ओह सॉरी। कोई बात नहीं रितिका, वैसे भी जास्ती जोर से नहीं पकड़ा शिखर जी ने। वैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, दिल्ली से आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ आई। तुमने मुझसे इतनी सारी बातें की। हम यहाँ नए हैं तो तुम हमारे घर आती जाती रहना। इस अनजान शहर में अपनापन महसूस होगा। क्या बप्पा, सुबह जिस छोकरे को देखकर दिल की घंटी बजवाई, शाम को उसी की पत्नी से चीनी मांगने को आई। अच्छा, अब मैं चलती है। इस चीनी को हलवे में डालकर मस्त सा हलवा बनाएगी। फिर एक कटोरी हलवा मेरे लिए भी लाएंगी ना आप? इतना प्यार से बोलेगा तो मैं एक कटोरी क्या, पूरा कढ़ाई भर के हलवा लेके आएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जाती है। इतना बोलकर वो चली जाती है। और ऐसे ही कुछ देने के बहाने तो कभी कुछ लेने के बहाने एकता उनके घर आया जाया करती थी। वो नितिका की काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। साथ ही शिखर भी उसे मन ही मन पसंद करने लगा था। एक दिन जब नितिका घर पर ही नहीं थी, तभी एकता उसके घर आती है। उसी वक्त शिखर सामने आ जाता है और उसे ऐसे देखकर वो अपना होश ही खो बैठती है और उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर बोलती है, काश की नितिका की जगह तो मेरा मर्द होता। जब से तेरे को देखी है, मैं अपना होश टैन सब भूल चुकी है। एकता, यानी तुम भी मेरे जैसा ही फील करती हो? तभी नितिका अचानक से वहाँ आ जाती है और उन्हें ऐसा देखकर बोलती है, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तुम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ तो फील करते हो। नितिका देखो, ऐसा कुछ नहीं है। शिखर डोंट वरी, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। आई नो, एक वाइफ होने के नाते मुझे तुम पर बहुत गुस्सा होना चाहिए था। मैं तुम दोनों के फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। और दिल का क्या है, ये तो वैसे ही पागल है। कब किसको पसंद कर ले कोई नहीं जानता। नितिका, तू काय बोलती? मेरे भेजे में तो कुछ नहीं घुस रहा। यही कि मेरे पीठ पीछे अफेयर करने से तो अच्छा है कि हम तीनों साथ में रहे मिलकर। मैं तुम्हारी पहली पत्नी और वो तुम्हारी दूसरी पत्नी। मतलब मैं तेरी सौतन बनेगी, वो तेरे को चलेगा, लेकिन तेरे से छुपकर हम मिले वो नहीं चलेगा। नितिका की बातें सुनकर शिखर को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन उसके बाद जब उसे विश्वास हो जाता है कि उसके दोनों हाथों में लड्डू हैं, तो कुछ दिन बाद एकता और शिखर मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कुछ दिन तो तीनों साथ में खुश रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ 4 बर्तन हो तो बिना खनके वो कैसे रह सकते हैं। वैसे ही 2 सौतने भी कब तक प्यार से रहती। ऐसे ही एक दिन शिखर उन दोनों के लिए एक जैसी साड़ी लेकर आता है और दोनों को देते हुए बोलता है, तुम दोनों के लिए मैंने अपनी पसंद से ये साड़ियाँ ली हैं, बताओ कैसी लगी? शिखर, तुम्हारी पसंद को क्या होता जा रहा है? अरे तुम्हें कब से ये भारी भरकम साड़ियाँ पसंद आने लगी? आईगो, मेरे को तो ये साड़ी खूब छान लग रही। शिखर जी, मैं अभी इसको ट्राई करके आती है। ये जानबूझकर इतना खुश हो रही है ताकि शिखर जी के सामने अच्छी बन जाए। वैसे मुझे अपनी साड़ी से ज्यादा एकता वाली साड़ी अच्छी लग रही है, जरा दिखाना। इतना कहकर नितिका उस साड़ी को पकड़ लेती है, लेकिन एकता उस साड़ी को नहीं छोड़ती और दोनों उसे अपनी अपनी तरफ खींचने लगती है। तभी इसी खींचातानी में एकता बोलती है, तू ज्यादा शानी मत बन। तेरे को पसंद है ना ये साड़ी, तो मैं दे देगी, लेकिन पहले मैं इसको पहनेगी, उसके बाद। तू भूल रही है, शिखर की पहली पत्नी मैं हूँ। उनकी लाई हर एक चीज पर पहला हक मेरा बनता है। अरे तो अपनी वाली पहनना, मेरी वाली को लेने के लिए काय को खाली होकर झगड़ा करती है। छोड़ अब। उसके कहने पर नितिका साड़ी को नहीं छोड़ती, तो गुस्से में एकता उसकी बाल पकड़ लेती है, जिससे नितिका को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी चप्पल उतारकर अपनी सोतन को चप्पल पे चप्पल मारकर सूतने लगती है। दोनों के बाल भी खराब हो जाते हैं और दोनों को ऐसा करते देखकर शिखर तो हैरान रह जाता है और किसी तरह बीच बचाव करके दोनों को शांत करवाता है और साथ ही बोलता है,
बस करो अब, एक दूसरे को दफना कर ही छोड़ोगी क्या? अब शुरुआत की है तो अंत भी तो करना ही पड़ेगा ना। शिखर, इससे कह दीजिए अगर आगे से इसने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं भूल जाऊंगी कि ये मेरी सौतन है। भूल जाएगी? अरे सौतन समझकर ही तूने मेरे को पेला है, मैं इससे बात ही क्यों कर रही हूँ। इतना बोलकर दोनों अपने अपने कमरे में जाकर खुद से बोलती हैं। अइला कितना सूता है रे बाबा, ये सौतन है कि चंडालन। लगता है चप्पल से सुताई के बाद अब गर्म पानी से सिकाई करनी पड़ेगी। हे भगवान, ये सोतन है या धोबन? चप्पल तो ऐसे मार रही थी जैसे धोबी कपड़े धोता है। आए मेरे कंधे। दोनों सोतने ऐसे ही एक दूसरे को कोसने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और दोनों किसी न किसी बात में, कभी कंघी कभी सैंडल और कुछ नहीं तो बेलन से ही एक दूसरे को आए दिन सूता करती। ऐसे ही एक दिन नितिका सब्जी लेने मार्केट चली जाती है और एकता आराम से बैठकर संतरे खा रही थी और टीवी देखते हुए सो जाती है। दोनों एक दूसरे के झाड़ू बजा ही रही थी कि तभी वहाँ शिखर आ जाता है और उनको फिर से ऐसी हरकत करता देखकर जोर से चिल्लाकर बोलता है, बंद करो ये सब। अरे मुझे ये समझ नहीं आता कि भगवान ने मुंह दिया है तो उसका इस्तेमाल करके एक दूसरे को बुरा भला कहने की बजाय घर में पड़ी चीजों से क्यों एक दूसरे को सूतती रहती हो? इतना सुनकर दोनों शिखर की तरफ गुस्से से देखने लगती है और उन्हें देखकर शिखर डर कर खुद से बोलता है, कहीं ये दोनों अब मुझे सूतने का तो नहीं सोच रही? ऐसे क्या देख रही हो तुम दोनों मुझे? हम दोनों के सौतन बनने की जड़ तो आप ही हैं। इतना बोलकर दोनों सोफे से उतरती है और शिखर को तबीयत से मिलकर सूतने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।